सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी बेटे। थैंक यू। थैंक यू। अब हमसे पार्ट वन में पूछा जा रहा है क्यू यूनियन आर। क्यू यूनियन आर कहता है कि कंबाइन द सेट क्यू and set R. But what we can see that 3, 6 and 9 are the common elements between Q and R. So we count them once. एक ही दफा हम उन्हें काउंट करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। Let's start with Q. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 elements. Then look at the R. 6, 7, 8. So I repeat, 3, 6, 9 will be counted once. So 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the result will be 8. There are 8 elements if I combine Q and U, Q and R. Now part B. It says P prime intersection Q union R. अच्छा जी, अब यहाँ पर उसने आपको कुछ काम कहे, उन काम को समझते हैं। पहले उसने कहा क्यू यूनियन आर। क्यू और आर को जो एलिमेंट्स बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दिस इज दीज आर द एलिमेंट्स इन क्यू यूनियन आर। इनका इंटरसेक्शन नोट करें। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन नोट करें कि आपके ख्याल में क्या क्या कॉमन होगा। तो मैं आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर नंबर्स लिख रहा हूँ। एग्ज़ाम में इस बात की कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप हर चीज़ को लिख के दिखाएं, बट मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। क्यू यूनियन आर, आई फाउंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्या देख रहा हूँ मैं? क्यू यूनियन आर। क्यू और आर को मिला के ये एलिमेंट्स हासिल होते हैं। अब आइए पी प्राइम। भाई पी प्राइम क्या होता है? वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल में से आप पी के एलिमेंट्स को निकाल दें, उसके बाद जो बचेगा वो आपका पी प्राइम होगा। तो मैं देख सकता हूँ सेट पी में आता है 1, 2, 3, 4। तो अगर मैं 1, 2, 3, 4 को यूनिवर्सल में से निकाल दूं तो आई विल गेट 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दिस इज कॉल्ड पी प्राइम। लेकिन आखिरी चीज उसने आपसे क्या कही? कॉमन। आखिर इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? आइए वो भी लिख लेते हैं। तो पी प्राइम इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पर 6 कॉमन है, यहाँ 7 कॉमन है, 8 और 9 कॉमन है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल थिंग। आप ये काम डायरेक्टली भी कर लेंगे तो भी गलत नहीं होगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स अप टू यू हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशन। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कैसे लिख रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे लिए कंफर्टेबल है तो मोस्ट वेलकम, ऐसे ही कर लीजिए। कोई आप पे एतराज़ नहीं करेगा इस बात से। अच्छा जी, ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें दिया गया है, कौन सा ईयर से जनाब आली? ये है 2011। 2011 का हम सवाल कर रहे हैं, विंटर का अगेन। और ये है पेपर 1-1 और क्वेश्चन नंबर है 15। अच्छा, अब उसने पहले तो इन्फॉर्मेशन दी कुछ, और साथ साथ एक वेन डायग्राम भी दी जिसे हम कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब देखते हैं आखिर वो इन्फॉर्मेशन क्या है जिसकी बुनियाद पर हमें ये फैसला करना है। जी, इंफॉर्मेशन ये है
यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट x is an integer और integer and x is greater than 5, यानी 5 से बड़े जितने भी इंटीजर है वो यूनिवर्सल का हिस्सा है। इंटीजर का मतलब ओनली डेसिमल्स, पॉइंट्स वाले, सॉरी ओनली फिक्स नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स, लेकिन इसमें वो शामिल नहीं होगा, डेसिमल शामिल नहीं होगा, और 5 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। सेट पी x is a prime number, is a prime number, सारे प्राइम नंबर जो कि आ सकते हैं, f x is a multiple of 4, s is a multiple of 6। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। अच्छा, अब आपको उसने एक वेन डायग्राम भी दी हुई है, और वेन डायग्राम क्या है आइए देखते हैं। इस वेन डायग्राम में उसने एक सेट बना के दे दिया आपको f, और ये यूनिवर्सल सेट है, और उनकी पहली फरमाइश ये है कि ड्रॉ एंड लेबल द टू सेट्स p एंड s टू कंप्लीट द वेन डायग्राम। अब इस डायग्राम में आपने सेट p और सेट s बनाना है। कहाँ आपके ख्याल में ये बन सकते हैं, ये समझते हैं। देखो उससे पहले देखें आखिर सेट p और s हैं क्या। अच्छा, एक बात समझिएगा, p और f और s ये वो सेट्स हैं जिनके नंबर्स एक दूसरे से मैच हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जो नंबर 4 के टेबल में है उसमें से कुछ नंबर 6 के टेबल में भी हो सकते हैं। जैसे कि 4 के टेबल में 36 आता है, तो इसी तरीके से 6 के टेबल में 36 आता है। इस तरह बहुत सारे नंबर्स हैं जो सेम हो सकते हैं, यानी कॉमन हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे का सबसेट भी नहीं है, लेकिन दे विल आर कॉमन इन सम रीजन। अलबत्ता प्राइम नंबर वो नंबर है जो किसी के टेबल में आता ही नहीं है, ना वो ना वो 4 के टेबल में होगा, ना वो 6 के टेबल में होगा। तो अब सवाल ये क्या सेट कैसे बनाया जाए। आइए देखिए ज़रा, पहले हम बात कर लेते हैं, एफ हमें दिया हुआ है, हम बात कर रहे हैं एस की। तो एक बात तो तय होगी कि एफ और एस में कुछ ना कुछ हिस्सा कॉमन होगा, यानी ये वो उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा जो 4 के टेबल में और 6 के टेबल में, दोनों के टेबल में आता हो। ये उस रीजन की बात हो रही है। अब लेकिन चूंकि p प्राइम नंबर है, ना वो 4 के टेबल में आता है, ना वो 7 के टेबल में, ना वो 5 किसी के टेबल में नहीं आता, लिहाजा वो सेट बिल्कुल तने तनहा अलग बनता हुआ नजर आएगा, किसी में भी कॉमन नहीं हो सकता। इसलिए आप देख सकते हैं सेट की हमने बिल्कुल अलग बनाकर दिखाया आपको। अच्छा, ये तो हो गया सवाल का पहला हिस्सा। अब आइए क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये कह रहा है, राइट डाउन अ पॉसिबल एलिमेंट y। write down one possible value of y, y belongs to f union s whole prime। जी,
y की एक वैल्यू ऐसी बताइए जो इस सेट के अंदर लाए करती हो, ना वो सेट f में हो ना वो सेट s में हो। याद रहे उसने कहा राइट डाउन अ पॉसिबल वैल्यू, इसका मतलब है एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, इसीलिए उसने कहा कोई एक नंबर बता दीजिए मुझे जो ना सेट f में हो ना सेट 6s में हो। यानी वो नंबर सोचिए जो ना 4 के टेबल में आता हो और ना ही 6 के टेबल में आता हो, ऐसा नंबर हमें सोचना है। और तीसरी अहम बात, वो नंबर 5 से बड़ा भी होना चाहिए। अगर ये सारी बातें होंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर है प्रॉब्लम। यानी मल्टीपल ऑफ 4 ना हो, मल्टीपल ऑफ 6 ना हो, 5 से बड़ा हो। ऐसे नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कोई एक नंबर हमें बता दीजिए एंड विच इज कॉल्ड वाई। तो ज़रा कुछ कोशिश करें कि आखिर वाई की वो कौन सी वैल्यू होगी जो 4 के टेबल में भी ना आए, 6 के टेबल में भी ना आए और 5 से बड़ी भी हो। बहुत आसान सा हल है। 4 देखिए, सॉरी 4 से 5 से बड़ा नंबर है, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 शुरू में ही देख लीजिए। ये 6 के टेबल में आता है। ये ना 6 में आता है ना 7 में आता है। ये ना, ये 6 में नहीं आता लेकिन 4 में आता है। ये किसी के टेबल में नहीं आता, ये किसी के टेबल में नहीं आता। तो इनमें से कोई सा भी एक नंबर बता दीजिए। 7 बता दें तो ठीक है, 9 बता दें तो ठीक है, 10 बता दें तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होगा। लिहाजा हम इनमें से कोई एक वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर सपोज हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। 7 वो वैल्यू हो गई जो कि ना सेट पी में होगी, एफ में होगी, ना एस में होगी और 5 से बड़ी भी होगी। ये आ गया आपके पास वाई की वैल्यू। अच्छा जी, ज़रा बढ़ते हैं इस सवाल में। अभी तो हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरीके से हम एक और पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जनाब आली, ओके बच्चा जी, अब हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका ईयर क्या है, इसका रेफरेंस दूं मैं पहले आपको। अच्छा जनाब अली, ये बनता है जून 2011, पेपर 1-2, क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारे पास है क्वेश्चन का रेफरेंस। और पार्ट ए में आपसे कह रहा है शेड। शेड करना है भाई, क्या शेड करना है आइए देखते हैं। ये हमारे सामने 3 सेट्स दिए गए हैं। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब आपसे कह रहे हैं शेड कीजिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें डायग्राम का कौन सा हिस्सा शेड करना होगा हमें। आइए देखते हैं कि डायग्राम का कौन सा हिस्सा शेड होगा। अच्छा, अब इस मकसद के लिए आप पहली बात तो देखें कि आपको इंटरसेक्शन सब जगह नज़र आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, वो हिस्सा जो कॉमन हो।
अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा वो क्या कह रहा है। कॉमन इन ए, कॉमन इन बी, यानी ए में भी हो बी में भी हो, ठीक है जी। और फिर देखें सी प्राइम, हाँ ये क्या कह दिया उसने, ए के अंदर हो सकता है, बी के अंदर हो सकता है, लेकिन सी के अंदर ना हो। ये बड़ी अहम बात की उसने, ए में हो बी में हो लेकिन सी में ना हो। अब देखते हैं सरकार, ए और बी दोनों में हो, तो इसका मतलब है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन हम ये वाला ऐसा यहाँ से हटा देंगे। क्यों? चूंकि उसने कहा है कि सी के बाहर भी हो, लिहाजा हम ये से हटा देंगे एंड वी विल शेड ओनली दिस थिंग। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन, जो हमें शेड करने के लिए कहा गया था। अच्छा जी, अब आइए क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ। अब उनकी क्या डिमांड है हमसे। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में वो आपको दे रहे हैं एक यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट आपका शुरू होता है 2 से, 2, 3 और जाता है 10 तक। इसी तरीके से वो कहता है कि सेट पी जो है एक्स इज अ प्राइम, सेट क्यू हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास सेट क्यू आ चुका है। अब आपसे पूछ रहे हैं पहले पार्ट में एन पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, यानी पी और क्यू में कौन कौन से एलिमेंट हैं। लेकिन उसका सवाल यहाँ मुख्तलिफ है थोड़ा सा, एन दिख रहा है हमें, एन ये कहता है हाउ मैनी एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी। जी बच्चे लोग, क्या जवाब होगा आपके ख्याल में इसका? जी बच्चा जी, अब देखें पी और क्यू में कॉमन क्या होगा। पी वो है जो प्राइम हो, क्यू वो है जो 5 से बड़ा हो, 5 और 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़े वो नंबर सोचें जो प्राइम हो, तो दोनों बातें इसमें पूरी हो जाएंगी। एक तो 5 खुद हो गया, 6 नहीं हो सकता, 7 यस 7 इज अ प्राइम नंबर, 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम, बस हम इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आंसर हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास। अच्छा, ये हमें 2 रिजल्ट आए, लेकिन हमें बताना है हाउ मैनी, लिहाजा हम लिखेंगे यस वी फाउंड 2 रिजल्ट्स कॉमन बिटवीन पी एंड क्यू। उसने पूछा था हाउ मैनी, तो हमें लिस्ट नहीं लिखनी, हमें काउंट करके बताना हाउ मैनी आर दे। पार्ट 2 में लिखा हुआ है पी यूनियन क्यू प्राइम। ये बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे पी यूनियन क्यू प्राइम में। तो भाई ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू प्राइम ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। क्यू प्राइम का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से क्यू को हटा के एलिमेंट हो गए 5 6 7 8 9 10। जब मैं इनको यूनिवर्सल में से निकाल दूंगा तो पीछा क्या बचेगा, आइए देखते क्या बचता है। तो यह आ जाएगा 2,
एंड 4, ये आ गया प्लस क्यू प्राइम। अब वो कह रहे हैं यूनाइट कर लें, यूनिवर्सल ऑफ पी यूनियन क्यू प्राइम, पी यूनियन क्यू प्राइम। पी के एलिमेंट्स क्यू प्राइम के साथ मिला देने हैं। अच्छा, आपकी आसानी के लिए जरा पी के एलिमेंट्स भी लिखवा दूं आपको मैं। 2, 3, 5, 7, ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए। अब इनको पी को और क्यू प्राइम को मिला रहा हूं मैं। मिलाने का मतलब क्या है? यस, जो एलिमेंट कॉमन है उनको एक दफा लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं 2 और 3, 2 एंड 3 आर कॉमन है, तो वी विल राइट वंस। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 7। आपने देखा 2, 3, 4, 5, 7, दीज आर द एलिमेंट्स दे आस्क यू, पी यूनियन क्यू प्राइम। फिर आगे बढ़ाते हैं अपना, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह हम पेपर्स के सवालात चेक करते जाएंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एग्जाम में हमसे किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे। अच्छा सरकार, अब मैं सिलसिला शुरू कर रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम से, कि वर्ड प्रॉब्लम हमें कैसे मिलेंगे और हम उन्हें कैसे वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे। ये एक बड़ा अहम हिस्सा है सेशन वेन डायग्राम का, कि अहम तरीन हिस्सा है कि हम किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जी, ये हमारे पास आज का क्वेश्चन है। आई होप इट्स रीडेबल फॉर यू। A school offers piano lessons and flute lessons to a group of 50 children. Of these, 28 children attend piano lessons, 17 attend flute lesson, and 12 attended neither. बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज, मतलब आप वेन डायग्राम भी यूज कर सकते हैं और जो इसके अलावा कोई और मेथड जहन में आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने ध्यान में रखें। पहली इन्फॉर्मेशन आई है कि हमारे क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं। अच्छा, और उस क्लास के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, उस क्लास के अंदर 28 बच्चे ऐसे हैं जो पियानो लेसन अटेंड करते हैं। उस क्लास के अंदर 17 बच्चे ऐसे हैं जो फ्लूट लेसन अटेंड करते हैं। उसी क्लास के अंदर 12 बच्चे वो हैं जो कोई लेसन अटेंड नहीं करते। अब हमने इन नंबर्स को रीड करते हुए फिट करना है चीजों को। आइए देखते हैं सरकार ये काम कैसे होगा। मैं आपको ईयर बताता चलूं उसका। ये रहा, जून 2012, पेपर 2-1, क्वेश्चन नंबर है 1। अच्छा जी, अब उसने कहा टोटल 50 बच्चे हैं। अच्छा, अब चूंकि पियानो बजाने वाले और फ्लूट लेसन अटेंड करने वाले उसी क्लास में से आ रहे हैं, तो अगर मैं कहूं कि माय होल क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस यूनिवर्सल सेट और द रेक्टेंगल, और चूंकि क्लास, दोनों क्लासें इसी के अंदर से आ रही हैं, तो दे विल बी एक्सप्रेस बाय अ सर्कल लाइक दिस। ये तो हमने सर्कल बना दिया किन बच्चों का, जो कि पियानो का लेसन अटेंड करते हैं। अच्छा, अब
उसने कहा कि ये 28 बच्चे हैं, ठीक है जी, मान लिया 28 हैं। फिर उसने कहा 17 बच्चे ऐसे हैं जो फ्लूट लेसन अटेंड करते हैं। उसने ये मेंशन नहीं किया कि 17 बच्चे सिर्फ और सिर्फ लूथर। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो दूसरा है, गौर से देखिएगा, जो बच्चे 17 फ्लूट लेसन वाले हैं, हो सकता है, मुमकिन है कि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हों जो पियानो का लेसन भी अटेंड करते हों। यानी कि अगर मैं एक सर्किल बनाऊं इस तरीके से फ्लूट वालों के लिए, तो दे ओवरलैपिंग ईच अदर, दिस ओवरलैप पार्ट एक्सप्रेस दो स्टूडेंट्स विच अटेंड पियानो लेसन एज वेल एज फ्लूट लेसन। यहाँ ये हिस्सा उन बच्चों की बात कर रहा है जो सिर्फ पियानो चलाते हैं और फ्लूट लेसन नहीं है उनके पास, और ये हिस्सा उन बच्चों के लिए है जो फ्लूट लेसन अटेंड करते हैं लेकिन पियानो का लेसन अटेंड नहीं करते। अच्छा जी, अब एक और इशू है, उसने कहा था 12 अटेंड नीदर पियानो लेसन नॉर फ्लूट लेसन। 12 बच्चे ऐसे हैं जो ना फ्लूट लेसन अटेंड करते हैं ना। अब आइए, वो 12 बच्चे जो कोई अटेंड नहीं करते, वो ना इसमें है ना वो उसमें, लेकिन है वो क्लास के अंदर, लिहाजा दे स्टिल इन द वेन डायग्राम। अब ये जो बच्चे बेचारे अल्लाह मारे जो किसी दोनों इवेंट में, ये कितने ये नहीं बताया हमें, ये हमें नहीं बताया, लिहाजा हम इसको एक्सप्रेस करते हैं दे आर एक्स स्टूडेंट्स जो के दोनों लेसन अटेंड करते हैं। अच्छा, अब ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ पियानो अटेंड करते हैं लेकिन फ्लूट अटेंड नहीं करते। हमें बताया गया 28 बच्चे ऐसे हैं जो पियानो लेसन अटेंड करते हैं। अब और से देखिए मेरे माँ को मैं क्या कह रहा हूँ, 28 बच्चे अटेंडिंग द पियानो लेसन, इट मीन्स द होल सर्किल मेक्स 28। जब ये पूरा सर्कल 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर ये वाला हिस्सा बनेगा 28 माइनस एक्स। इसी तरीके पे उन्होंने कहा 17 बच्चे ऐसे हैं जो फ्लूट लेसन अटेंड करते हैं। अब 17 का मतलब है द होल सर्किल रिप्रेजेंट द 17 स्टूडेंट दे अटेंड द फ्लूट लेसन। लेकिन हमें तो ये बच्चे चाहिए, तो अगर 17 में से ये वाले बच्चे माइनस कर दिए जाएं तो हमें मालूम हो जाएगा कि फ्लूट लेसन अटेंड करने वाले कितने बच्चे हैं। तो हमारे पास बच्चों की 4 कैटेगरीज बन गई। वो स्टूडेंट्स जो कोई लेसन अटेंड नहीं करते, ये वो स्टूडेंट जो दोनों लेसन अटेंड करते हैं, ये वो बच्चे जो पियानो का लेसन अटेंड करते हैं लेकिन फ्लूट का लेसन अटेंड नहीं करते। इसी तरीके से ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ पियानो अटेंड करते हैं, यानी कि ओनली पियानो दे आर लर्निंग। सिमिलरली दीज आर दो स्टूडेंट हु आर लर्निंग फ्लूट लेसन्स। लेकिन एक बात तय है कि ये सब के सब वो स्टूडेंट हैं जो एक ही क्लास से गैदर हुए हैं और उस पूरी क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इफ़ आई एम गोइंग टू ऐड ऑल द नंबर्स आई विल गेट 50। मतलब 28 माइनस एक्स प्लस 17 माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू, सही है सरकार? ये आपने देखा कि हमने ये किस तरह से हासिल कर लिया। यूँ आपके पास एक छोटी सी इक्वेशन बनने लगी और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये वाला एक्स बच रहा है, नेगेटिव है, लेफ्ट पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 50 लेफ्ट साइड पर है, पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा जी, अब आइए ज़रा, 28 ये हो गया, 12 यहाँ से आ गया, 17 यहाँ से आ गया,
और ये 50 माइनस में इधर से यहाँ पर आ गया। अब हम 28 और 12 को ऐड करेंगे, फिर 17 को ऐड करेंगे, तो 28 और 12 को ऐड किया जाए तो ये बनता है 40, 40 में 17 ऐड किया जाए तो 57 बनता है, तो 57 माइनस 50, तो आपने देखा कि एक्स वो बच्चे आ गए जो कि दोनों लेसन अटेंड करते हैं, यानी कि 7 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों के दोनों लेसन अटेंड करते हैं। लेकिन वहां सवाल जरा सा मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अटेंड ओनली, आई रिपीट, हु अटेंड ओनली द पियानो लेसन्स। उन बच्चों की तादाद बताइए जो सिर्फ और सिर्फ पियानो का लेसन अटेंड करते हैं, फ्लूट का लेसन अटेंड नहीं करते। अच्छा, अब सवाल है कि ये कौन से बच्चों के डायग्राम में, दोज हु आर अटेंडिंग ओनली पियानो लेसन। तो आप देख सकते हैं 28 माइनस एक्स, ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पियानो को रन करते हैं। आइए देखते हैं सरकार, ओनली पियानो, ये जुमला बड़ा अहम है, ओनली पियानो। तो आप 28 में से एक्स को माइनस कर दीजिए, अच्छा जी। अब आइए ओनली पियानो 21। अब इस सवाल में मैं कुछ चीजें और इजाफी आपके साथ शेयर करूंगा, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछी नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के हवाले से मैं कई चीजें और आपसे क्लियर करूं। आपने देखा ये 21 स्टूडेंट्स हैं, ये वो बच्चे हैं जो ओनली पियानो हैं। अगर आपसे पूछता है ओनली फ्लूट, कितने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लूट का लेसन अटेंड करते हैं, तो आप कहेंगे यस इट इज 17 माइनस एक्स, तो 17 माइनस 10, तो 17 माइनस 7 दैट इज 10। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो फ्लूट का लेसन अटेंड कर रहे हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है कि कि इनको हम सेट नोटेशन में एक्सप्रेस करें। सेट नोटेशन, सेट, इसको हम दूसरे अल्फाज में सेट लैंग्वेज भी कहते हैं। ये क्या है भला? अभी हम बताते हैं भला क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम एक्स से। एक्स आया था 7, ये वो बच्चे थे जो दोनों के दोनों लेसन अटेंड करते हैं, मतलब जो पियानो लेसन भी अटेंड करते हैं, फ्लूट लेसन भी अटेंड करते हैं, यानी ये वो बच्चे हैं जो इस कॉमन रीजन में लाए करते हैं। तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे पी इंटरसेक्शन एफ, वो बच्चे जो पियानो लेसन भी अटेंड करते हैं और फ्लूट लेसन भी अटेंड करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात जिसका ध्यान रखना है, सिंस इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर वी विल राइट एन हेयर। एन लिखना लाजमी होगा ताकि अंदाजा हो जाए कि जो आपने नंबर लिखा है सामने वो है क्या। इसी तरीके पर अगर आपसे कहा जाए कि यार ये बताइए जो आपने वैल्यू निकाली है अभी 21 ओनली पियानो, ओनली पियानो, जो हमने बताया 21 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर मैं इसको सेट की लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो सेट लैंग्वेज क्या बननी चाहिए? ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ पियानो बजाते हैं और फ्लूट नहीं बजाते हैं। फ्लूट नहीं बजाने का मतलब दे आर नॉट इन दिस सेट एफ, दे आर आउटसाइड ऑफ दिस सेट। Therefore, we will write, first of all we will write n, क्योंकि these are the number of students और number of elements। अब उसका कि ये वो हिस्सा है जो P में तो है लेकिन F में नहीं है। Therefore we will write P intersection F prime।
आप देख सकते हैं उसने क्या कहा है कि वो बच्चे जो एफ से बाहर यानी कि फ्लूट नहीं बजाते लेकिन पी में कॉमन है। इसी तरीके से ओनली फ्लूट, सिर्फ फ्लूट बजाने वाले कितने बच्चे हैं जनाब अली? अभी हमने बताया 10 बच्चे हैं, लेकिन हमें हमारा काम असल ये नहीं है, हमारा काम असल ये है कि सेट लैंग्वेज क्या बनेगी उनकी। पहली बात तो ये कि एन यहाँ पर आएगा लाजमी, चूंकि 10 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट द एलिमेंट्स। अब आइए इसको कैसे लिखेंगे। अब ये लिखा जाएगा P प्राइम इंटरसेक्शन F, यानी ये सब वो जो P के बाहर है और F के अंदर है, इसलिए P प्राइम यानी P के बाहर हो गया, इंटरसेक्शन F। आखिरी चीज करके ताकि मैं इस क्वेश्चन को फिर एंड कर दूं, आखिरी एक और नोटेशन, सेट नोटेशन या सेट लैंग्वेज एक और, ताकि उससे हम भी। अच्छा, अब 12 बच्चे वो हैं जो नीदर यानी कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट चलाने को तैयार नहीं है। ये बच्चे हैं 12, तो इनको फिर हम सेट लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? अब ये वो बच्चे हैं जो ना पियानो बजाते हैं ना फ्लूट बजाते हैं, यानी ये बच्चे जो इनके बाहर हैं, तो यानी कि बनता है P यूनियन F होल प्राइम। उन बच्चों की बात हो रही है जो कि ना पियानो बजाते हैं ना फ्लूट बजाते हैं, मीन्स 12 स्टूडेंट। दैट्स व्हाई आई राइट दिस। सिमिलरली, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। अगर आप लोगों को याद हो, हमने आपसे अर्ज की थी डी मॉर्गन्स लॉ की। अगर मैं इसको डी मॉर्गन लॉ के जरिए एक्सप्रेस करूं तो इसकी जो नई शक्ल बनेगी वो कुछ यूं हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये दूसरा सिंबल हो गया, ये दोनों सिंबल एक ही हैं। आप ये लिखें या लिखें, बोथ आर करेक्ट इन एनी वे, कोई भी आपको गलत नहीं तस्लीम करेगा। आइए जरा एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर अपनी क्लास को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आज की एग्जाम्पल काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाअल्लाह ताला GCR पे मैंने कुछ क्वेश्चन अपलोड किए, उनको ज़रूर कीजिए ताकि आपकी वो मार्क्ड असाइनमेंट है उसको ज़रूर कर लीजिएगा। सिमिलरली जो आज मैं इंशाअल्लाह अपलोड करूँगा चीज़ें, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा इस हवाले से जो आज काम अब तक किया है हमने। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग अटेंड करने का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।